विक्रांत पसीने से लथपथ बुरी हालत में अकेले एक सुनसान सड़क पर किसी से बचकर भाग रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। धूल और मिट्टी से विक्रांत के सारे कपड़े गंदे हो चले थे। पसीने से वो बिल्कुल लथपथ हो चुका था। विक्रांत ने खुद को संभाला और दाएं तरफ मुड़कर देखा तो किनारे लगे बोर्ड पर लिखा था माधोपुर। और तभी विक्रांत की आंखें खुल गई। जैसे विक्रांत अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो किसी माधोपुर में नहीं बल्कि अपने घर के बेडरूम में होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल और आज की हमारी कहानी है एक रहस्य। प्रयागराज का रहने वाला विक्रांत पेशे से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं जो इंसान के समझ से परे हैं, पर कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की पढ़ाई करके इसे समझने और जानने की कोशिश करते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के साथ साथ विक्रांत को कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है। कहानियाँ मतलब कहानियाँ नहीं, सच्चाई जो वो कोरे कागज़ों पर उतार देता है। पैरानॉर्मल की पढ़ाई करते करते विक्रांत उन चीज़ों में इतना समा गया है कि उसे अजीब गरीब सपने भी आने लगे थे। वो सपने जिसका सच में कहीं ना कहीं ताल्लुक होता था। उन्हीं के कारण और उन्हीं के आधार पर विक्रांत भारत के अनेक जगहों पर अपनी शंका मिटाने निकल पड़ता था। विक्रांत नींद से उठते ही ये कैसा सपना था? विक्रांत ने सोचा, माधोपुर तो राजस्थान में बसा एक छोटा सा गांव है। आखिर इन सपने का रहस्य से क्या ताल्लुक? लगता है अब माधोपुर जाने का समय हो चला है। तो चलिए अब इस रहस्य का भी पर्दा उठाते हैं। इतना कहकर विक्रांत मुस्कुराया और सुबह की चाय के लिए अपने नौकर राजू को आवाज लगाई। राजू, मेरी सुबह की चाय कहाँ है? विक्रांत की आवाज सुनकर राजू दौड़ा दौड़ा हाथ में चाय का कप लिए उसके कमरे में आया और बोला, ये रही आपकी चाय। राजू टेबल पर चाय का कप रख देता है और वहां से चला जाता है। तभी विक्रांत ने उसे फिर से आवाज लगाई और पूछा कि आज का अखबार कहाँ है? राजू ने कहा कि भैया, अखबार वाला तो नहीं आया। उसने कल ही कहा था कि वो कल नहीं आएगा क्योंकि उसे अपने गांव जाना है 2 दिन के लिए, माधोपुर। विक्रांत माधोपुर का नाम सुनकर चौंक गया और बोला, माधोपुर? तब राजू ने कहा, हाँ भैया, उस अखबार वाले लड़के का घर तो माधोपुर में है ना, जो राजस्थान में है। ये सुनकर विक्रांत ने राजू से कहा कि अच्छा, तू बड़ा जानता है माधोपुर के बारे में, कभी गया है वहाँ? ये सुनकर राजू ने जवाब दिया कि हाँ भैया, 1-2 बार जरूर गया हूँ। दरअसल वहाँ मेरी नानी रहा करती थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे माधोपुर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर विक्रांत ने राजू से सवाल किया कि आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है माधोपुर में? राजू ने जवाब दिया कि अरे भैया जी, आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते ही हैं, गांव में काफ़ी रीति रिवाज हुआ करते हैं। माधोपुर इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही डूबा हुआ है। वहाँ तो कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं जिसे देखकर मैं तो चौंक गया था। यही कारण है कि मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। और सुना है कि वहाँ पर तो एक अजीब एक रिवाज है। वो रिवाज ये है कि वहाँ पर छोटे बच्चों के मर जाने पर ज़मीन के अंदर उन्हें एक मटके में डालकर दफनाया जाता है और हर साल उनकी बरसी पर उसमें खाना और कपड़े गड्ढा खोदकर वापस से दफनाया जाता है। गांव वालों का मानना ये है कि बच्चे खाना खाते हैं। अब बताइए, मरने के बाद भी कौन खाना खा सकता है भला? विक्रांत ये बात सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा कि ये रिवाज तो बहुत सालों पहले हड़प्पा सभ्यता में अपनाई जाती थी। राजू ने कहा कि मुझे ये सब नहीं पता भैया, लेकिन ये रिवाज मुझे बहुत ही खराब लगा।
यही कारण है कि मैं माधोपुर का नाम भी नहीं सुनना चाहता। वहाँ के लोगों को आप कितना भी समझा लीजिए मगर वो मानने वाले नहीं हैं। और आज भी, आज के ज़माने में भी वो लोग ऐसे ही रीति रिवाज अपनाते हैं। तभी विक्रांत ने अपनी चाय ख़त्म कर ली और कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। राजू जल्दी जल्दी विक्रांत के लिए नाश्ता तैयार कर देता है। विक्रांत भी फ्रेश होकर बाहर आता है और तैयार होने लगता है। उसे तैयार होता हुआ देखकर राजू हैरान हुआ और पूछा, भैया जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? राजू के सवालों का जवाब देते हुए विक्रांत ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, और हाँ नाश्ते के साथ साथ मेरा टिफ़िन भी तैयार कर देना। लंबा सफ़र है, भूख लगेगी तो खा लूँगा। ये सुनकर राजू ने कहा, भैया लंबा सफ़र, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? तब विक्रांत ने राजू को बताया कि माधोपुर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर ही राजू अचानक किचन से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने कहा, नहीं नहीं, आप माधोपुर नहीं जाएंगे। अभी अभी तो मैंने आपको बताया ना उसके बारे में। ऐसी जगह आप जाकर क्या करेंगे? मैं नहीं जाने दूंगा आपको। माँ का फ़ोन आएगा तो मुझे ही डांट पड़ेगी। विक्रांत हंस पड़ा और बोला कि देख, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो उसका मकसद होता है। मैं यूं ही घूमने फिरने नहीं जा रहा, मैं किसी बड़े काम से जा रहा हूँ। माँ का फ़ोन आए तो तुम संभाल लेना। ये कहकर विक्रांत अपनी जीप निकाल लेता है। दौड़ता हुआ राजू उसके पीछे टिफ़िन का बॉक्स लेकर दौड़ता है और जीप में रखता है। कहता है, भैया मानोगे तो हो नहीं, जाना तो है ही, अपना ख्याल रखना और हाँ टिफ़िन खा लेना। विक्रांत ने राजू से कहा, अपना ख्याल रखना और माँ का भी, फ़ोन आए तो संभाल लेना। इतना कहकर विक्रांत माधोपुर के लिए निकल जाता है। उस दिन का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। आसमान पर बादल छाए होते हैं, धूप का कहीं नामो निशान नहीं होता। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। विक्रांत ने कहा, ऐसे मौसम में तो ड्राइव करना कितना अच्छा लगता है। सफ़र काफ़ी लंबा था। चलते चलते विक्रांत को सुबह से दोपहर हो गई। तभी विक्रांत के पैरामेडिकल ऑफिस से उसके कनिक तारिका का कॉल आया, जो उसके साथ पैरामेडिकल ऑफिस में काम करती है। हेलो विक्रांत। हाँ तारिका, बोलो, विक्रांत ने जवाब दिया। कहाँ हो तुम? ऑफिस नहीं आए? एक नया केस आया है। तब विक्रांत ने कहा, मैं माधोपुर जा रहा हूँ। ये सुनकर तारिका ने कहा, क्या माधोपुर? पर तुम्हें कैसे पता कि माधोपुर का ही केस आया है? विक्रांत चौंका और बोला, क्या माधोपुर का केस? तब तारिका ने बताया कि हाँ, आज का केस माधोपुर का ही है। सुनने में आया है कि वहाँ के बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। नज़दीकी थाना क्षेत्र के प्रभारी ने बताया है कि पता लगाना ये मुश्किल हो गया है कि ऐसा कौन कर रहा है, और वो कहते हैं कि ये पेश से चोर दिखते हैं। और साथ ही वो फ़ोन करके ये कह रहे थे कि ये केस हमारे टाइप का है, इसलिए हमें बुलावा भेजा है। सर का ऑर्डर है कि ये केस मैं, तुम और सतीश मिलकर हैंडल करेंगे। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, ओह ग्रेट, तुम और सतीश माधोपुर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तारिका ने फ़ोन काट दिया ये कहकर कि ठीक है, हम रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना कहकर विक्रांत ने कॉल काट दिया और आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर पहुँचने पर ही विक्रांत को बहुत प्यास लगी। उसने अपने बैग में बोतल का पानी निकाला और पीने लगा। काफ़ी प्यास लग रही थी गाड़ी ड्राइव करते करते, और पानी ख़त्म हो गया। विक्रांत बड़बड़ाया, पानी भी ख़त्म हो गया और काफ़ी समय हो गया ड्राइव करते करते। इतना कहकर वो अपनी बैग से डायरी निकाल कर कुछ लिखता है। उसके बाद डायरी को बैग में रख कर आगे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनकी पोशाक और वहाँ का वातावरण देखकर विक्रांत समझ जाता है कि वो राजस्थान की सीमा पर पहुँच गया है। विक्रांत तुरंत अपना मैप निकालता है और माधोपुर का रास्ता देखता है। ओह, माधोपुर अब तो बस कुछ ही दूर पर है,
लगता है शाम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। विक्रांत ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। माधोपुर गांव में पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था। सूरज ढल चुका था और गांव की लाइटें जल चुकी थीं। रास्ता काफी दूर लग रहा था। उस सुनसान रास्ते पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अकेले भी वो अपनी गाड़ी का टायर जोर से खींचता है और तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाते चला जाता है। हवाएं तेज चल रही थी। वातावरण बहुत ही ठंडा था। विक्रांत को ड्राइव करते समय गाना सुनने की आदत थी और वो सफ़र का पूरा आनंद ले रहा था। उसने गाड़ी में रेड एफएम चालू किया और धीमी धीमी आवाज़ में एक सॉन्ग लगा दिया कि तभी अचानक छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 10-12 साल के विक्रांत की गाड़ी के सामने आ गए। विक्रांत ने अचानक गाड़ी का ब्रेक मारा और गाड़ी को वहीं रोक दिया। उसने देखा कि सारे बच्चे एक ही पोशाक में हैं, जैसे वो किसी ब्राह्मण कुल के दिखाई दे रहे हों। धोती और गमछा लिए, बालों को मुंडवाए हुए, हाथ में कलश लेकर चल रहे थे, मानो किसी हवन या पूजा से आ रहे हों या किसी हवन पूजा में जा रहे हों। इतने में विक्रांत ने कहा, अरे बच्चों, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो तुम सब जीप के नीचे आ जाते। विक्रांत ने इतना कहा, लेकिन सामने से किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रांत को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? लेकिन बच्चे दोबारा कुछ भी नहीं बोले और जंगल की तरफ रोड क्रॉस करके चले जाने लगे। विक्रांत को ये बात अजीब लगती है, मगर फिर वो सोचता है कि गांव के बच्चे हैं, किसी अजनबी से बात करने में हिचकिचा रहे होंगे शायद। खैर, मैं तो चला और वो अपनी जीप में बैठकर आगे निकल पड़ता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग करके फ़ोन की घंटी की आवाज़ विक्रांत के कानों में पड़ती है। विक्रांत फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर तारिका बात कर रही है। विक्रांत, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है, हम भी गांव पहुंच चुके हैं, पर तुम नहीं दिखाई दे रहे। तुम्हें अब तक तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, अरे बाबा, आ ही रहा हूँ। तब तारिका ने कहा, हम गांव के सरपंच के घर पर बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ। विक्रांत ने कहा कि ठीक है, वहाँ का लोकेशन भेजो, मैं तुरंत आता हूँ। तारिका ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें व्हाट्सअप करती हूँ, तुम जल्दी ही पहुँचो। इतना कहकर तारिका ने फ़ोन काट दिया और विक्रांत जीप को भगाने लगा। थोड़ी ही देर में विक्रांत तारिका के भेजे हुए लोकेशन के सहारे सरपंच के घर पहुंच गया। जब वो सरपंच के घर पहुंचा तो बड़ी ही खुशी के साथ उसने कहा कि मैं माधोपुर पहुंच ही गया, अब जाकर चैन और सुकून मिलेगा मुझे। उस सपने से छुटकारा भी जो मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था, जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान होकर घूम रहा था। विक्रांत जैसे ही सरपंच के घर पहुंचता है, तारिका का उसे मैसेज आता है और वो बताता है कि मैं सरपंच के घर पर ही हूँ। तारिका उससे मिलती है और उसे बताती है कि सरपंच से बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तारिका ने यह भी बताया कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं गांव में ज़रूर किसी खतरनाक लोगों का हाथ है, जो हो सकता है कि उसके गांव के तांत्रिक बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी काली विद्या को सीखने के लिए उन्हें चुरा रहे हों, क्योंकि अक्सर गांव और कस्बों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को चोरी करके उन पे तंत्र किया करते हैं, या फिर कोई और बात है। विक्रांत कहता है कि ठीक है, इसका पता तो हम लगाकर ही रहेंगे। विक्रांत, तारिका और सतीश तीनों सरपंच के घर रात भर आराम करते हैं और सुबह होते ही अपने काम में लग जाते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर, सरपंच जी, क्या लगता है आपको, ये जो आपके घर के बच्चे गायब हो रहे हैं आकस्मिक ढंग से और पूरा गांव जिससे परेशान है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? किसी पर शक है आपको? पूरा गांव अपना है, पूरे गांव के लोग अपने हैं।
मैं अपने घर के सदस्य की तरह ही पूरे गांव को समझता हूँ। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इसमें ज़रूर किसी अजनबी का हाथ है और वो गांव का रहने वाला तो नहीं लगता। अगर गांव का कोई होता तो मेरी नज़रों से बच नहीं पाता। सरपंच ने जवाब दिया। ठीक है सरपंच जी, अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आपको याद करेंगे। आखिरकार आप एक गांव के सरपंच जो ठहरे। अब हम चलते हैं। विक्रांत, तारिका और सतीश तीनों वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर विक्रांत और तारिका इंस्पेक्टर जोशी से इस केस के बारे में गहरी बातचीत करते हैं। इंस्पेक्टर जोशी उन्हें बताते हैं कि कई महीनों से इस गांव के बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो स्कूल या फिर कहीं और जाते हैं तो वहां से गायब हो जाते हैं और लौट कर वापस नहीं आते। इसकी हमने बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ रहस्यमयी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। ये कुछ अजीब है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये केस हमारे बस का नहीं है। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। अब आप लोग इस केस की फाइल पढ़ लीजिए और आप अपने तरीके से इस केस को सुलझाइए। विक्रांत इस केस की फाइल पढ़ने के बाद कहता है, लगता है कि ऐसा हादसा सिर्फ माधोपुर गांव में ही हो रहा है, क्योंकि इसके आसपास के गांव में तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है तारिका? तुम ठीक कह रहे हो। बच्चे सिर्फ इसी गांव के ही लापता हो रहे हैं। बाकी अस्पताल के पड़ोसी गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी विक्रांत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस गांव के जितने बच्चे गायब हुए हैं उनके माता पिता से हमें बातचीत करनी चाहिए, शायद कुछ पता लग सके। फिर क्या? विक्रांत, तारिका और सतीश तीनों एक गांव के एक घर में जाते हैं, जिस घर का बेटा अभी अभी लापता हुआ था। बस कुछ ही हफ्ते हुए थे। उस घर में बिल्कुल मातम सा छाया हुआ था। विक्रांत, तारिका और सतीश तीनों उस घर के भीतर जाते हैं। उस घर में एक दंपत्ति होते हैं। उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। घर के अंदर कुछ खास नहीं रहता। उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि उनका बेटा 2 हफ्ते से गायब है। गांव के सरपंच से शिकायत की गई है और इस गांव के पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखवाई गई है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। माँ बाप परेशान है कि उनका बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। उन्होंने बताया कि रात के समय ही ऐसा हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ छोटे बच्चों को दफनाया जा रहा था, रात के समय अक्सर वहाँ काफ़ी उजाला होता है और कई मंत्र उच्चारण के भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमें डर है कि कहीं बच्चे वहीं तो नहीं फंसे हैं। तभी विक्रांत को राजा की बातें याद आ गई। अरे हाँ, राजू ने भी तो बताया था कि इस गांव में बच्चों की दफनाने की एक अलग प्रक्रिया है जो हड़प्पा काल से चली आ रही है। हड़प्पा काल में जैसे बच्चों को मटके में डालकर मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था, वैसे ही इस गांव में बच्चों को दफनाया जाता है। तारिका ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, क्या ये कैसी परंपरा है और आज के ज़माने में इस गांव में ऐसा भी हो रहा है? विक्रांत ने जवाब दिया, हाँ, हो रहा है। सतीश ने कहा कि तो फिर ठीक है, आज रात हम वहीं रहेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। सरपंच के मना करने के बावजूद तारिका, सतीश और विक्रांत ने उसी शमशान के पास अपना टेंट लगा लिया, जहां बच्चों के शव को मटके में डालकर दफनाया जाता था। वो गांव में बस कुछ ही दूरी पर था, एक सुनसान जंगल की ओर। मगर तारिका, सतीश और विक्रांत ये सब कहाँ डरने वाले थे। बस सच की खोज में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 2 या 2:30 बज रहे होंगे। सतीश ने कई झपकी ले ली, उसे ज़ोरों की नींद आ रही थी। तारिका भी आग के पास बैठी कॉफ़ी पी रही थी ताकि उसे नींद ना आए, और विक्रांत अपनी डायरी लिए कुछ लिख रहा था कि अचानक शमशान की ओर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें कुछ मंत्रों उच्चारण की थी।
जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। विक्रांत, तारिका और सतीश जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर के लिए निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दिखाई पड़ता है कि कुछ छोटे छोटे लड़के धोती और गमछे पहने हुए, बाल मुंडाए हुए, गोलाई में बैठे हैं। बीच में हवन की सामग्री है और आग जल रही है। उन्हें देखकर विक्रांत को तुरंत याद आता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो माधोपुर आते वक्त रास्ते में विक्रांत की गाड़ी से टकराए थे। इतनी रात में, मगर ये सब इस जंगल में क्या कर रहे हैं? विक्रांत, तारिका और सतीश धीरे धीरे कदमों पर चलकर बच्चों के थोड़े करीब आते हैं। सतीश आवाज़ लगाता है, कौन हो तुम लोग? आज इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनकर बच्चे हवन कुंड से उठ खड़े होते हैं और विक्रांत, तारिका, सतीश की तरफ मुड़कर देखते हैं। और जैसे ही उन तीनों को वो बच्चे देखते हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। तारिका, सतीश और विक्रांत काफ़ी देर हुए होते हैं कि वो वहीं खड़े बस उन बच्चों को देख रहे होते हैं। लेकिन वो अब तक ये तो समझ चुके थे कि वो बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं और वहाँ से तुरंत निकलने का प्लान बनाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं, गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। वो पैदल ही जंगल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तीनों काफ़ी डरे हुए थे, मगर उन्हें अपनी जान भी बचानी थी। हड़बड़ाहट की वजह से तारिका और सतीश दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। विक्रांत जंगल के बाहर रोड पर आ जाता है। पसीने से लथपथ भागते भागते विक्रांत बिल्कुल थक जाता है। फिर विक्रांत कुछ दूरी पर वापस पलट कर देखता है तो वो बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। विक्रांत फिर भागने लगता है। आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और भागते भागते विक्रांत का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाता है। पत्थर से टकराने की वजह से विक्रांत चल नहीं पाता। पैर से काफ़ी खून बह जाता है। तभी विक्रांत अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाता है। वो कहता है, हेलो मिस्टर जोशी। सामने से आवाज़ आती है, जी जोशी हियर। विक्रांत कहता है कि जोशी तुम जल्द से जल्द जंगल वाले रास्ते पर आ जाओ, हमारी जान को खतरा है। विक्रांत इतना कहता ही है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज होकर बंद हो जाता है। जोशी फ़ोन पर हेलो हेलो करता रहता है। फिर जोशी बिना देर किए अपनी गाड़ी और कुछ हवलदारों को लेकर जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। विक्रांत लड़खड़ाते हुए पैरों से धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है कि उसके सामने वही बच्चा आकर खड़ा हो गया। विक्रांत उसका शांत स्वभाव देखकर उससे पूछता है, आखिर कौन हो तुम लोग और चाहते क्या हो? तुम ही लोगों ने गांव के बच्चों को मारा है ना? जवाब दो। विक्रांत के 2, 3, 4 और 10 बार पूछने के बाद उसमें से एक लड़के ने कहा, हमें मुक्ति चाहिए। विक्रांत ने कहा, मुक्ति? वो कुछ सोच समझ पाता कि तभी देखते ही देखते 10 से 20, 20 से 100 बच्चे वहां प्रकट हो गए और विक्रांत से बोले, हम सभी को मुक्ति चाहिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमें घर वाले मरने के बाद यहीं इसी जंगल में दफना दिया करते हैं और हमें घुटन होती है। हम हर रात हवन पूजा करते हैं, फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिलती। ये सुनकर विक्रांत ने उन बच्चों से पूछा कि तो तुम सभी को मुक्ति कैसे मिलेगी? तब उस बच्चे में सबसे आगे खड़ा एक बच्चा विक्रांत से कहता है, हमारे शरीर को गड्ढे से निकाल कर हमारी अस्थियां जलाकर गंगा में विसर्जित कर दो, वरना हम इस पूरे गांव को तबाह कर देंगे। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तभी जोशी अपने हवलदारों के साथ वहां पहुंचा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे एक साथ अचानक गायब हो गए।
और विक्रांत वहीं खड़ा रह गया। जोशी गाड़ी से उतरकर नीचे आया और विक्रांत के पास जाकर उससे पूछा, सर आप ठीक तो हैं? विक्रांत हांफते हुए आवाज में बोला, मैं तो ठीक हूं जोशी जी, आप मेरे दोस्तों को ढूंढिए। जोशी ने कहा, आपके दोस्त कहाँ फंसे हैं? विक्रांत ने कहा, जंगल में। तभी अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए जोशी ने कहा, पूरा जंगल छान मारो, मैडम तारिका और सतीश सर को ढूंढो। कुछ टाइम ढूंढने के बाद दोनों जंगल में बेहोश पड़े मिले। तब जोशी ने उन सब से पूछा, सर आप लोग इतनी रात गए जंगल में क्या कर रहे थे? तारिका ने कहा, सच जानने गए थे। तभी जोशी जी पूछते हैं, सच? कैसा सच जो आप लोगों को जंगल में मिलेगा इतनी रात गए? तभी सतीश मस्करी करते हुए कहता है, जोशी जी मेरी मानिए तो आप ये मत जानिए, वरना रातों को सो नहीं पाएंगे आप। जोशी हंसा और बोला, अरे सर आप तो मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं। इतने में तारिका ने कहा, वो तो हमें पता है। तभी विक्रांत ने कहा कि अच्छा सुबह कुछ खुदाई करने वालों को बुलवाइए, जंगल का एक एरिया खुदवाना है। जोशी शंका भरी शब्दों में बोला, ओके सर, लेकिन कुछ पूछा नहीं और वापस चला गया। सुबह सुबह सरपंच को लेकर विक्रांत इस पूरे ज़मीन को खुदवा कर वहाँ से बच्चों के शव को निकलवाता है और पूरे जगह पर गड्ढा खुदवाता है। उसे जलाकर उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद सरपंच जी से मिलने पर वो कहता है, ये लीजिए सरपंच जी, अब इस गांव का कोई बच्चा गायब नहीं होगा, मगर हाँ अगर दोबारा से यहाँ मटके वाला सिस्टम नहीं होगा तब। सरपंच विक्रांत की बात समझ जाता है और उस चीज़ के लिए हामी भरता है। कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं पूरे गांव को इत्तला कर देता हूं कि आज के बाद किसी भी मृत बच्चे को यहाँ गाड़े नहीं बल्कि गंगा में प्रवाहित करें। विक्रांत, सतीश और तारिका माधोपुर से वापस आ जाते हैं और तलाश करते हैं एक और नई और अनोखी कहानी का। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और वादा करती हूँ कि फिर मिलूंगी एक नई रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ।